स्टूडेंट्स देखिए, आज हम जो है अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अभिक्रिया की हम बात करेंगे संयोग अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोग अभिक्रिया की देखिए मैं पहले आपको परिभाषा बता देता हूं। देखिए कि जिस अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारों का रासायनिक संयोग होकर एक ही उत्पाद तैयार होता है, उस अभिक्रिया को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बोला क्या है कि जिस अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक, ठीक है, तो दो या अधिक अभिकारक को रासायनिक संयोग जब होता है तो केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है, उसे जो है क्या कहा जाता है, संयोग अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो मैं बता देता हूं कि संयोग अभिक्रिया मतलब क्या होता है, पता है, इधर ऊपर देखिए लिखा हुआ है। तो संयोग अभिक्रिया मतलब देखिए क्या बोला गया है कि जो अभिकारक दो होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए है NH3 प्लस HCl। ठीक है, तो वहां पे देखिए क्या बोला है कि ये जो है ना, ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है, तो ये अभिकारक है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जब ये दोनों को जब मिलाया जाएगा ना, तो जो उत्पाद तैयार होगा ना वो केवल एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। देखिए NH3 के साथ में देखिए क्या हो जाता है, NH3 के साथ में एक हाइड्रोजन मिक्स हो जाएगा तो NH4 हो जाएगा और Cl का Cl बचेगा। यानी देखिए क्या हो गया, NH4Cl। ठीक है, अभी आप सोचेंगे कि सर NH3 प्लस HCl NH4 HCl कैसे आएगा वगैरह वगैरह। ये तो डायरेक्ट देखिए आपको ये संयोग अभिक्रिया का परिभाषा लिखना होता है और डायरेक्ट ये उदाहरण आपको लिखना होता है। ठीक है, उसका कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ये एग्जाम्पल आएगा NH3 प्लस HCl बराबर NH4Cl। तो यानी कि क्या होगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को जोड़ा जाएगा तब उसमें से केवल कितना, एक ही उत्पाद तैयार होता है, उसे हम क्या कहेंगे, संयोग अभिक्रिया। फिर से एक बार परिभाषा देखिए, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोग अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए देखो मैं और एक बता देता हूँ। ये पहला उदाहरण हो गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि 2Mg प्लस O2। तो देखिए क्या हो गया, 2MgO। और देखिए जो नंबर आता है ना, होता क्या है, ये नंबर आने का मतलब होता है उस तत्व की संयोजकता है। जैसे Mg का देखिए ना, Mg को अगर हम ये करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन देखिए 282 होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक उसका 12 है, और जो बार वाली संख्या होती है वो उसका संयोजकता होता है, बराबर कि नहीं। तो उस हिसाब से, और ऑक्सीजन की भी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, बराबर। तो ये 2 बार आ गया है। ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर आपको देखिए पता होगा 8 होता है, तो 2 और कितना हो गया, 6। मैंने बोला था आखिर में 6 है, ये 4 से ज़्यादा है तो 8 से उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 और दे, दोनों की संयोजकता क्या हो गई, समान हो गई है। बस इस तरह से आपको करना होगा। तो ये संयोग अभिक्रिया हो गई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में देखिए अगली अभिक्रिया जो हम देखते हैं, अगली अभिक्रिया देखिए वहां पे बताया गया है। अगली अभिक्रिया देखिए स्टूडेंट्स, हाँ, अगली अभिक्रिया देखिए अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब जिसको देखिए क्या बोला जाता है, विच्छेदन अभिक्रिया। तो विच्छेदन अभिक्रिया देखिए होता क्या है, उसमें परिभाषा बताया गया है कि जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है, उससे दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण होते हैं, उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला है, जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ होगा जिसमें से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण वहां पे हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे दूसरी अभिक्रिया आपकी कौन सी है, अपघटन अभिक्रिया। जैसे संयोग का आपने किया था तो उसमें क्या होगा पता है, उसका अपोजिट, मतलब एक उत्पाद होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH4Cl। तो ये देखिए ये अभिकारक कितना है, एक ही है, अभिकारक एक ही रहेगा, हाँ, लेकिन जब हम उसको विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, वो दो उत्पादों में रूपांतरित हो जाएगा, यानी कि NH3 प्लस HCl। बस इतना ही आपको समझ लेना है। तो ज्यादा आपको देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है। अपघटन अभिक्रिया मतलब क्या होगा, जिस अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक होगा और उस एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण हो सकते हैं। और संयोग में क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक रहेगा जिससे एक उत्पाद निर्माण होगा।
और अपघटन में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहेगा जिससे दो या दो से अधिक उत्पाद वहां पे निर्माण हो सकते हैं, तो जिसे हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए और एक समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं और एक आपको बता देता हूँ एकदम, जो बहुत बार पूछा जाता है। देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे CaCO3 एक ही अभिकारक है, तो ये एक अभिकारक पदार्थ, देखिए वहाँ पे CaO यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये जो चूना होता है, चूने का पानी, तो ये जो चूने का पानी है जब हम उसको, ये देखिए ये क्या होता है, हीट वाला होता है, बराबर। तो चूने के पानी को जब गर्म करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो बचेगा क्या, CaO। तो ये जो उदाहरण है क्या है, ये भी उदाहरण है, मतलब अपघटन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि फिर से एक बार परिभाषा देखिए मैं बता देता हूं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक पदार्थ से दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, उस अभिक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका अभिक्रिया का दूसरा प्रकार हो गया है। ठीक है, चलिए बाकी सब देखिए स्टूडेंट जो है ना, आपको लग रहा होगा कि ये सब देखिए कुछ काम का नहीं, ये सब प्रैक्टिकल्स है। इस लेसन में ज़्यादा देखिए प्रैक्टिकल है, देखिए यहाँ पे भी बताया गया करके देखिए, तो प्रैक्टिकल्स आपको नहीं है। तो जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें हम कृतियाँ वगैरह सब करेंगे, लेकिन इसमें अभी पढ़ने के लिए ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अभिक्रिया देखिए क्या बताती है। अगली अभिक्रिया देखिए विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में उसकी परिभाषा पढ़ लेना है, क्योंकि बाकी जो है ये प्रैक्टिकल वाला है, मतलब अभिक्रिया किस तरह से करेंगे। देखिए जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या बताया गया कि कम क्रियाशील तत्व जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, तो कम क्रियाशील जो कम क्रियाशील तत्व है ना, उसकी जगह कौन लेता है, देखिए अधिक क्रियाशील वाला, बराबर। तो अब ये कम क्रियाशील कौन सा है, अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, ये तो पहचानने में मतलब हमें कठिनाइयाँ होगी। लेकिन ध्यान में रखना है कि 10th में जो है आपको ऐसे सवाल नहीं दिए जाते हैं कि अभिक्रिया करिए बनाइए। जब 11-12 में कोई साइंस लेगा तब आपको वहाँ पे एक आइडिया ट्रिक वहाँ पे बताए जाते हैं। फिलहाल आपको जो ये उदाहरण जैसे दिए गए ना, यही वाले उदाहरण आपको एग्जाम में आते हैं, जिसे आपको बस समझ के या तो याद करके उसको जाना रहेगा। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया का देखिए मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। ये जो तीसरी अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, तो उदाहरण देखिए वहां पे बताया गया था। उदाहरण देखिए क्या था, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe। तो वहां पे देखिए क्या है, CuSO4 और Fe। तो ये देखिए क्या है, तांबा है, ठीक है, और ये क्या है, लोहा है। तांबा लोहा से हम इधर ही पता कर सकते हैं कि उसमें से अभिक्रियाशील कौन है ना। तो बता सकते हैं कि लोहा ज्यादा, मतलब तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या होगा, ये जो Fe है लोहा कॉपर की जगह ले लेगा, तो इसलिए क्या होगा, देखिए FeSO4 प्लस Cu। तो ये आपकी क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि तांबा कम क्रियाशील है। क्या है, तांबा कम क्रियाशील है और लोहा कैसे है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये अधिक वाला क्या करेगा पता है, जो कम क्रियाशील है उसकी जगह ले लेगा। तो देखिए कॉपर की जगह पे Fe जाके वहां पे बैठ गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कार्य करना रहेगा। तो जैसे देखिए ऊपर देखिए, जैसे यहाँ पे CuSO4 प्लस Pb है। Pb मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये सीसा होता है, सीसा। तो देखिए Pbb क्या है बताए, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर, PbSO4 प्लस Cu, क्योंकि तांबा जो है दोनों अभिक्रिया में कैसा है, कम क्रियाशील है। जो पहले अभिक्रिया में लोहा अधिक अभिक्रियाशील था तो उसने कॉपर का जगह ले लिया, और दूसरे में Pb यानी सीसा था तो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील था, तो कॉपर ने उसकी जगह वहां पर ले ली है। ठीक है, चलिए अभी अगली अभिक्रिया की तरफ आते हैं। अगली अभिक्रिया देखिए युग्म विस्थापन अभिक्रिया। तो युग्म विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, देखिए जिस अभिक्रिया में अभिकारिक पदार्थों को आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे युग्म विस्थापन। युग्म मतलब देखिए जोड़ी के साथ में, मतलब दो तत्वों का वहां पे क्या होगा, विस्थापन होगा।
मतलब वहां पे जगह चेंज होगी, लेकिन वहां पे आयनों की अदला बदली होगी। क्या होगी वहां पे? आयनों की अदला बदली वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे उदाहरण वहां पे रहता है वैसे आपको वहां पे ध्यान में रखना है। बस उदाहरण आपको समझ के याद करके जाने होते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो उदाहरण देख लेते हैं कि युग्म विस्थापन अभिक्रिया का। फिर से एक बार परिभाषा बता देता हूं कि जिस अभिक्रिया में अभिकारिक पदार्थों को आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है। क्या होगा? आयनों की अदला बदली। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट का देखिए हमें देख लेना है, तो उसको मैं बता देता हूं। देखिए क्या है, चौथा अभिक्रिया क्या है आपका? युग्म विस्थापन। ठीक है, युग्म विस्थापन में देखिए क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्रोमेट CrO4, K2CrO4 है बराबर, K2CrO4। तो उसमें क्या बताया है? आयनों की अदला बदली, मतलब यहाँ पे बेरिलियम अलग है, SO4 अलग है, K2 अलग है, CrO4 है। तो देखिए होगा क्या कि ये जो बेरियम है ना, बेरियम का ये इसके साथ में अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि पता है मैंने आपको 8 में बताया था कि इसको ऐसे नहीं समझ में आता हो तो नंबर देने का, ये 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, तो एक की अभिक्रिया 2 के साथ में हो जाएगी और इस एक की अभिक्रिया 2 के साथ में। मतलब देखो यहाँ पे एक दूसरे के साथ में आयनों की अदला बदली हो रही है। तो बेरियम का एक क्रोमेट के साथ में चला जाएगा तो क्या होगा? BaCrO4 प्लस, और ये K2 एक नंबर पे तो पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? K2, और यहाँ पे SO4 दूसरे नंबर पे है तो क्या होगा? वो दूसरे नंबर पे आएगा। बस हो गया, ऐसे आपको करना होगा। अभी आप समझ रहे सर, आपने तो हमें 20 तक बताया था बराबर ना। ये तो बेरियम को ये जो क्रोमेट है तो 20 के बाद आता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको जो एग्जाम में मतलब ये उदाहरण दिया है ना, जैसे देखिए टेक्स्ट बुक में उदाहरण दिया गया है बेरियम सल्फेट क्रोमेट, तो यही वाला आपको एग्जाम में आता है, इसके अलावा नहीं आएगा। इसलिए जो भी हम याद करेंगे यही वाला याद करेंगे, बराबर ना। तो 20 से ज़्यादा जो होता है उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो टेक्स्ट बुक में उदाहरण दिए गए वही आपको बोर्ड के एग्जाम में एज इट इज आते हैं, बाहर वाला कुछ भी नहीं आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है देखिए आपका युग्म विस्थापन अभिक्रिया है। बाकी उदाहरण वगैरह तो मैं आपको लिख के देने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए अभी अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया में देखिए वहां पे उष्माग्राही और उष्मा उन्मोची। ठीक है, तो उष्माग्राही और उष्मा उन्मोची मतलब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि उसमें अभिक्रिया में देखिए बताया गया, उसकी परिभाषा में देखिए क्या है कि परिभाषा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख के बता दूँ क्योंकि वहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, लिख के बता देता हूँ, बस उसमें प्रैक्टिकल बताया गया है, बी प्रैक्टिकली, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले देखिए उष्माग्राही अभिक्रिया, तो उसमें डेफिनेशन लिखना होता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को ग्रहण किया जाएगा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, ध्यान में रखना है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को क्या किया रहेगा? ग्रहण किया रहेगा। और ऊष्मा का देखिए ये चिन्ह होता है, आपको उस बात को आपको ध्यान में रखना होता है। तो वहां पे आपको बताना रहेगा कि वो कौन सी अभिक्रिया है, उष्माग्राही अभिक्रिया होती है, मतलब जिसमें आपको क्या किया जाएगा? अभिक्रिया को लिया जाता है। तो उदाहरण के लिए मैं देखिए बता देता हूं कि KNO3 प्लस H2O प्लस उष्मा। ध्यान रखना है, अगर अभिकारक में आपको ये उष्मा वाला दिखाई दे रहा है, अभिकारक में आपको उष्मा वाला दिखाई दे रहा है ना, तो उसको आप समझ जाने का वहां पे ये वो उष्माग्राही अभिक्रिया। तो KNO3 के मतलब ये पानी के साथ में उष्मा किया जा रहा है, तो सिर्फ पदार्थ वही बनता है, सिर्फ हमने उसको क्या दिया है? उष्मा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये H2 और उष्मा है तो उसके साथ में वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो अभिकारक पदार्थ के साथ में ध्यान रखना है, उसको पहचानें कैसे? अभिकारक पदार्थ के साथ में अगर ये उष्मा प्लस करके दिया हुआ है तो अब उसको क्या बोलेंगे? उष्माग्राही, क्योंकि
ये अभिक्रिया में ऊष्मा को क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माग्राही अभिक्रिया। ठीक है, अभी उसके बाद में देखिए फिर छठी वाली है ऊष्मा उन्मोची। ऊष्मा उन्मोची मतलब क्या होगा कि जिस अभिक्रिया में उसके उल्टा हो जाएगा, ऊष्मा को मुक्त किया जाता है, मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को क्या किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं आपको कि NaOH प्लस H2O बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, NaOH प्लस ऊष्मा। अभी जब आपको पता करना है कि उत्पाद में जब ऊष्मा रहेगी, कहां पे रहेगी, उत्पाद में जब ऊष्मा रहेगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, ऊष्मा उन्मोची है, क्योंकि ऊष्मा को क्या किया जा रहा है, उत्पाद है, जब हमारा ये उत्पाद बना है NaOH बना है तो ऊष्मा वहां से क्या हो गई है, मुक्त हो गई है, बराबर। तो उसी से आपको पता कर लेना है कि वो ऊष्मा उन्मोची है या ऊष्माग्राही है। फिर से एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि ऊष्माग्राही मतलब क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, और ऊष्मा उन्मोची का मतलब होता है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को मुक्त किया जाता है। अभी पहचानेंगे कैसे कि ऊष्माग्राही मतलब वो कहाँ पे रहेगा, अभिकारक में रहेगा, और ऊष्मा उन्मोची मतलब क्या रहेगा, वहां पे उत्पाद में रहेगा। ठीक है, कभी कभी आपको कुछ अलग से भी दिया जा सकता है, जब हम स्वाध्याय के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, अगले अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग वहां पे बताया गया, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले और भी दो अभिक्रिया है उसको हम समझ लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे और एक अभिक्रिया है, देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। क्या है, देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है, उसमें परिभाषा देखिए बताए तो दी गई है, फिर भी देखिए बता देता हूं, लिख के बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए आपकी 7वीं अभिक्रिया हो जाएगी, आपकी यहाँ पे 7वीं देखिए हो जाएगी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब देखिए क्या होता है, पता है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा हाइड्रोजन को मुक्त किया जाता है। ध्यान रखना है, क्या बोला है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा और हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए 2Mg प्लस O2 बराबर, ठीक है, तो देखिए उसको अभी यहाँ पे क्या होगा कि 2MgO हो जाएगा। तो देखिए इस अभिक्रिया में Mg द्वारा क्या किया गया है, ऑक्सीजन को लिया गया है ना, यहाँ पे देखिए ना Mg के साथ में कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी कि Mg ने किसको पाया, ऑक्सीजन को पाया, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर ये तो ऑक्सीजन के हिसाब से हो गई, अभी मैं हाइड्रोजन के हिसाब से बता देता हूँ, MgH2, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, Mg प्लस H2। तो देखिए Mg के साथ में पहले कौन था, हाइड्रोजन था, लेकिन उत्पाद में अगर हम देख रहे हैं तो Mg अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी Mg ने हाइड्रोजन को मुक्त किया गया, यानी खो दिया गया है, बराबर ना। मुक्त करना या तो हम उसको बोल सकते हैं खो देना। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ऑक्सीकरण मतलब क्या होगा कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा और हाइड्रोजन को मुक्त किया जाएगा। तो 2Mg प्लस O2, Mg द्वारा ऑक्सीजन को लिया गया यानी ऑक्सीकरण हो गया, बराबर। और MgH2 था, तो देखिए मैग्नीशियम के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को देखिए यहाँ से मुक्त किया गया है, यानी कि वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 7वां था। अभी 8वां देखिए क्या हो गया, पता है, अपचयन। अपचयन मतलब अभी इसके उल्टा होगा, क्या होगा कि जिस अभिक्रिया में
जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को खो दिया जाता है तथा हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। ऊपर के उल्टा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को खो दिया जाएगा और हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाएगा, बराबर। तो उस हिसाब से देखिए वहां पे क्या हो जाएगा, वो अभिक्रिया अपचयन वाला अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया में देखिए हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया का देखिए हम उदाहरण देख लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। हाँ, अपचयन वाला देखिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे अपचयन में मतलब देखिए क्या है, एक CH4 है। ठीक है, CH4 में देखिए वहाँ पे क्या होगा, CH4 में देखिए अगर हम उसको अलग करेंगे, देखिए CH2 प्लस देखिए क्या हो जाएगा H2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि ये स्टूडेंट्स नहीं होगा उदाहरण, ये नहीं होगा, दूसरा उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2MgO बराबर, देखिए वहाँ पे क्या होगा 2Mg प्लस O2। तो देखिए यहाँ पे पहले अगर हम अभिकारक में देखेंगे तो अभिकारक में देखिए क्या था, ऑक्सीजन Mg के साथ में था, बराबर है कि नहीं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे Mg के साथ में है, लेकिन अगर हम उत्पाद में देखेंगे देखिए क्या हो गया वहाँ पे Mg बराबर Mg, देखिए क्या हो गया वहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या किया गया, उसने खो दिया गया। जब ऑक्सीजन को खो दिया जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अभी तो आप बोलेंगे कि ये अपगणन भी अभिक्रिया हो सकता है, इसको अलग किया, लेकिन अपगणन में देखने का कि वहां पे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो फिर वो क्या रहेगा, ऑक्सीकरण और अपचयन में रहेगा। अगर बाकी कुछ अन्य रहेगा तो फिर वो संयोग अभिक्रिया या अपगणन अभिक्रिया में वहां पे वो जा सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने की आवश्यकता वहां पे नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए फिर अपचयन में देखिए हम बोल सकते हैं कि देखिए जैसे CuO है प्लस H2O है, तो देखिए यहाँ पे Cu प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे पहले कॉपर के साथ में देखिए ऑक्सीजन था कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे कॉपर क्या है, अकेला है, यानी कि देखिए यहाँ पे दोनों के साथ में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे अपचयन हो गया, बराबर कि नहीं। अपचयन हो गया यानी कि कॉपर के द्वारा ऑक्सीजन को क्या किया गया है, खो दिया गया है, तो वो क्या हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ने देखिए क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, बराबर कि नहीं। जब ऑक्सीजन को लिया तो वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया वहां पे देखिए आपको बताने देती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स आपको जो है वहां पे अभिक्रिया समझ लेनी होती है। फिर से एक बार उदाहरण देखिए, और एक उदाहरण बता देता हूं आपको कि ZnO प्लस C, तो देखिए फिर क्या हो गया, Zn प्लस CO। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिंक के साथ में कौन था, ऑक्सीजन था, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जिंक के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, तो मतलब जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन को खो दिया। जब ऑक्सीजन को यहाँ पे खो दिया गया तो कार्बन ने ऑक्सीजन को यहाँ पे पाया, बराबर है कि नहीं। तो जिंक ने ऑक्सीजन को क्या किया, खो दिया, तब वहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया, बराबर है कि नहीं। तो इस हिसाब से देखिए आपको ऐसी अभिक्रियाओं को समझ लेना होता है जो ऑक्सीकरण और अपचयन है। फिर से एक बार बता देता हूँ, ऑक्सीकरण मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा हाइड्रोजन को मुक्त किया जाता है, और अपचयन अभिक्रिया मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को खो दिया जाता है तथा हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ऐसे 8 अभिक्रिया है, और भी 2 अभिक्रिया है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल ये आपको वीडियो देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी तुरंत बता देता हूँ, और एक अभिक्रिया जो बची हुई है तुरंत उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी देखिए हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। सॉरी स्टूडेंट, ये जो रिडॉक्स अभिक्रिया है वहां पे आपको तुरंत मैं इधर ही बता देता हूँ। उसके बाद वाले जो अभिक्रिया हैं रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो 9वीं वाली अभिक्रिया है
रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में देखिए क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन यह दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित होती है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब देखिए क्या होगा पता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण भी होगा और वहां पे क्या होगा, अपचयन भी होगा। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा देखिए, ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा। वो कैसे देखिए, उदाहरण में आपको बता देता हूँ कि उदाहरण में देखिए आपको पहले वाला उदाहरण लेता हूँ, ZnO प्लस सी बराबर देखिए Zn प्लस CO। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण आपको बता देना है बराबर ना, कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे Zn के साथ में ऑक्सीजन है, उत्पाद में आपको देखना है Zn अकेला है, यानी कि Zn को द्वारा ऑक्सीजन को क्या किया गया है, खो दिया गया। जब ऑक्सीजन को खो दिया जाता है तो अब क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो अपचयन हुआ। यहाँ पे देखिए कार्बन अकेला था, लेकिन उत्पाद में देखिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन ने किसको प्राप्त किया, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण बराबर देखिए नहीं। तो Zn ने ऑक्सीजन को खो दिया इसलिए अपचयन हो गया, कार्बन ने ऑक्सीजन को पाया इसलिए वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, तो बस इसी हिसाब से आपको अभिक्रिया को समझ लेना होता है कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो बस उसी को आपको समझ लेना होता है। और एक उदाहरण आपको बता देता हूं, जैसे देखिए MnO2 प्लस 4HCl, फिर बाद में देखिए MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक, ये उदाहरण बता दे रहा हूँ आपको, ये वाला है तो उदाहरण आपको नहीं आएगा। ये ऊपर वाला जो और उदाहरण है दो मैं आपको अभिक्रिया में लिख के देने वाला हूँ, वही वाले आपको आसान से। अब देखो यहाँ पे Mn के साथ में कौन था, ऑक्सीजन था, लेकिन Mn ने ऑक्सीजन को क्या किया, खो दिया। तो क्या हो गया, अपचयन हो गया बराबर। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन वहां पे देखिए अकेला था, तो हाइड्रोजन ने देखिए वहां पे ऑक्सीजन को क्या किया, प्राप्त किया। ऑक्सीजन को प्राप्त किया ना, तो जब ऑक्सीजन को प्राप्त किया तो क्या हो गया, फिर वहां पे ऑक्सीकरण हो गया है बराबर। उस हिसाब से फिर तीसरा वाला उदाहरण मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, CuO प्लस H2। तो देखिए Cu प्लस H2, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन था, सॉरी कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। तो कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या किया, खो दिया, यानी क्या हो गया, अपचयन हो गया बराबर की नहीं। और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को पाया तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। बस इसी हिसाब से आपको समझ लेना होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन खो दिया गया है ऑक्सीकरण हो, सॉरी जहाँ पे ऑक्सीजन को खो दिया गया वो क्या हो गया, अपचयन हो गया। और जहाँ पे ऑक्सीजन को लिया गया वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया को आपको समझ लेना होता है। तो इतनी सारी 9 अभिक्रिया जो है आपको इस लेसन में पढ़ लेनी है। ज़्यादातर लेसन इसी के ऊपर डिपेंड है, ये अभिक्रिया का भाग। और दूसरा जो आपने इससे पहले पढ़ा था, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बस इतना ही आपको समझ लेना होता है स्टूडेंट्स, बाकी सब तो आपको बताया गया है।